Hello बच्चों, welcome to part 5 of the series chemical reaction and equation. So this is our third type of chemical reaction, that is displacement reaction. आओ बच्चों इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, होता क्या है। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है। इस एक्टिविटी में हमने क्या कर रखा है, ठीक है, वी टेक आयरन, right, we take iron nail, we dip iron nail in a copper sulfate solution. So in simple language, what we do here, we basically take iron nail and we dip iron nail in a blue color solution. This blue color solution is your copper sulfate solution, right? So iron initially in solid form, copper sulfate का solution है, so copper sulfate will be in the aqueous form. And when iron react with copper sulfate, then what happen? Because according to the reactivity series, as iron is more reactive and copper is less reactive, so iron displaces copper sulfate. तो iron जो है तुम्हारे copper sulfate solution में से copper को displace कर देगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो कि मान लो आयरन तुम्हारा एक पावरफुल इंसान है और कॉपर तुम्हारा एक लेस पावरफुल इंसान है, ठीक है। कॉपर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था जिसका नाम था सल्फेट, राइट। लेकिन कॉपर तुम्हारा लेस पावरफुल है, तो मोर पावरफुल आयरन कॉपर को उसकी गर्लफ्रेंड से अलग करके उसने खुद उस गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया, ठीक है, और बना लिया आयरन सल्फेट। सो तुम ये कह सकते हो कि मोर रिएक्टिव आयरन लेस रिएक्टिव कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ खुद अपना सॉल्यूशन बना लेगा। अब तुम ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे, जैसे ही तुम्हारा कॉपर सल्फेट में से सेपरेट हो जाता है तो वो आयरन के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन लेयर। ब्राउन लेयर की फॉर्म में वो तुम्हारे आयरन नेल की तरफ डिपॉजिट हो जाता है और वहीं तुम्हारा जो आयरन सल्फेट होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो अब आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों इधर पर तुमने देखा द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, that is copper, from its salt solution, therefore this reaction is called displacement reaction. आओ बच्चों इस रिएक्शन को हम एक पोस्टर के थ्रू कंप्लीट करते हैं। सो बच्चों ये एक चार्ट है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव, ज़्यादा पावरफुल, तुम्हारे लेस रिएक्टिव सब्सटेंस में से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सोल्यूशन में से उसको हटा देता है, ठीक है, और ख़ुद अपना सोल्यूशन बना लेता है। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दे रखी है। लेट्स से तुम्हारे पास एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था A और तुम्हारे पास एक सोल्यूशन था लेस रिएक्टिव मेटल का BC, राइट। तो A ने क्या करा, B को डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद बना लिया AC, अपना सोल्यूशन बना लिया और लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ और दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट। तो जिंक जब तुम्हारा कॉपर सल्फेट के अंदर रखा जाता है, तुमने देखा होगा यहाँ पर ब्लू कलर का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अंदर तुमने एक मेटल डाला है जो कि जिंक है। जिंक क्या करेगा, जिंक तुम्हारे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। और जिंक सल्फेट बनने की वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा, है ना। और वो कैसा हो जाएगा, देखो कैसा हो गया, वो टर्न ग्रीनिश कलर का हो गया और कॉपर सेपरेट होके तुम्हारे जिंक के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो क्या बोलता है, ब्लू कलर फेड्स एंड द रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट ऑन द जिंक, सॉल्यूशन टर्न ग्रीन, जिंक सल्फेट फॉर्म। तो सॉल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे रखा है तुम्हारा आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जो कि अभी हमने देखा था इन द एक्टिविटी। तुमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, आयरन की नील को डिप किया, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाएगा और फेरस सल्फेट बना लेगा, जिसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है। और जो कॉपर होगा वो तुम्हारे आयरन के चारों तरफ
रेडिश ब्राउन कॉपर आयरन के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा सेपरेट होके। नाउ इसके बाद क्या है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम देख सकते हो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो याद रखना, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है बच्चों, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिमाग में रखना है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताता है, ये बोलता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर को देख सकते हो, है ना। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यहाँ पर तुम देखोगे ये तुम्हारा पोटेशियम है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, ये आयरन है, ये लेड है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये एजी है, ये एयू है। तो जो ऊपर होगा ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो अगर तुमने देखा होगा तुम्हारा पहले था आयरन और कॉपर सल्फेट, तो आयरन यहाँ पर था और कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, तो इसका मतलब कॉपर नीचे है तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसलिए आयरन ऊपर होने की वजह से रिएक्टिविटी में आयरन ने तुम्हारे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इसकी जगह ऐसा होता बच्चों, कॉपर यहाँ होता, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा अगर वो करता हूँ, कॉपर यहाँ पर होता और तुम्हारा फेरस सल्फेट यहाँ पे होता, तो क्या डिस्प्लेस कर पाता कॉपर? नहीं, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो आयरन को अपनी गर्लफ्रेंड से सेपरेट नहीं कर सकता। आयरन अपनी गर्लफ्रेंड से सेपरेट क्यों नहीं होगा? बिकॉज आयरन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर कॉपर अपनी गर्लफ्रेंड से ईजिली सेपरेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आयरन उसको कर देगा। आयरन इज़ मोर पावरफुल, ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो लेस रिएक्टिव कॉपर को बोलेगा हटो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अब क्या करूँगा, पैचअप करूँगा और तुम यहाँ से सेपरेट हो जाओ। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। होप सो यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा अबाउट दिस रिएक्शन, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी को भी मैं इसको कवर करवाता हूँ, एनसीईआरटी में और कौन कौन से एग्जाम्पल दी। तो बच्चों आ जाओ एक बार फटाफट से एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, ये रिएक्शन है तुम्हारा आयरन विद कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। सेम वही चीज़ हुई है जो अभी मैंने इधर पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो उसके अलावा कुछ और भी रिएक्शंस दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट के। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, तो वो कॉपर को हटा देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे रखा है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड का। लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लेड क्या करेगा, लेड तुम्हारे कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, क्योंकि जिंक और लेड इज़ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हारे आयंस का एक्सचेंज होता है, राइट। यहाँ पर क्या होता है तुम देखोगे, तुम्हारे पास है एक एग्जाम्पल दे रखा है, तुमने लिया Na2SO4, है ना। देखो इधर पर क्या था, तुम्हारे पास दो बीकर थे, दो टेस्ट ट्यूब थे। एक टेस्ट ट्यूब में तुमने लिया बैरियम क्लोराइड, है ना, बैरियम क्लोराइड लिया। अब तुम देखोगे बैरियम क्लोराइड दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है तुम्हारा बैरियम और एक बना है तुम्हारा क्लोरीन। बैरियम के ऊपर चार्ज होता है वो होता है +2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। सिमिलरली तुम देखोगे एक और तुमने सोल्यूशन लिया है Na2SO4 का। Na2SO4 भी दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है Na और एक है सल्फेट। सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, Na के ऊपर चार्ज होता है तुम्हारा +1। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये तुम्हारा दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो पहले वाले का नेगेटिव था ना वो दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। एक्सचेंज कर दो, तो एक्सचेंज करके क्या बनेगा, एक्सचेंज करके तुम्हारा बनता है, एक्सचेंज करके तुम्हारा क्या बनता है बच्चों, एक्सचेंज करके तुम्हारा बनेगा NaCl के साथ कंबाइन होके बन जाएगा NaCl, और तुम्हारा BaSO4 के साथ कंबाइन करके बन जाएगा BaSO4। सो बेसिकली तुम देख रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तुम्हारा एक पॉजिटिव आयन दूसरे वाले के नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन होके एक्सचेंज हो जा रहा है। अब याद रखना, एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, एक तो बनेगा तुम्हारा NaCl एक्वस होता है, एक्वस मतलब पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, ठीक है। वहीं जो तुम्हारा BaSO4 होता है बच्चों, BaSO4 जो होता है, BaSO4 तुम्हारा PPT की फॉर्म में होता है, सॉलिड PPT, इनसॉल्यूबल मास बनाता है। तो याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है।
तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जब तुम्हारा एक पीपीटी बन के निकल जाएगा, जब एक तुम्हारा गैस बन के निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू द पोस्टर, ठीक है बच्चों। देखो सो बच्चों ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक क्विक पोस्टर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच, देखो जिसमें क्या होता है, इन विच positive ion of two compound exchange their negative ion to form new compound. So basically इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें पॉजिटिव आयन, दो कंपाउंड के पॉजिटिव आयन एक्सचेंज हो जाते हैं उनके नेगेटिव आयन्स के साथ। तो बेसिकली लेट्स से मेरे पास पहले दो कंपाउंड थे ए बी और एक कंपाउंड था सी डी। तो मेरे ए जो है कंबाइन हो जाएगा डी के साथ, और जो मेरा बी है वो कंबाइन हो जाएगा तुम्हारा सी के साथ, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बन गया ए डी और एक न्यू कंपाउंड बन गया सी बी। ना अब इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद देखो क्या है, दिस रिएक्शन एक्कर व्हेन, अब ये रिएक्शन तब होगी, याद रखना कुछ कंडीशंस होती है डबल डिस्प्लेसमेंट की, हमेशा नहीं हो सकती। पहली कंडीशन ये है एक प्रेसिपिटेट बन जाए, जब एक प्रेसिपिटेट बन के अलग होगा ना तब जाके जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, या एक गैस बन के इवॉल्व हो जाए, ठीक है, या तुम्हारा वाटर का फॉर्मेशन हो जाए। तो कहीं पर तुम देख रहे हो प्रेसिपिटेट बन रहा है, कहीं पर तुम देख रहे हो एक गैस बन के इवॉल्व हो जा रहा है, कहीं तुम देख रहे हो वाटर बन के सेपरेट हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वाटर बनता है। वाटर कहाँ बनता है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तुमने देखा होगा राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारा, तुमने देखा होगा NaOH को जब तुम रिएक्ट करवाते हो HCl के साथ तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा बनता है एक तो बनता है क्या, एक तुम्हारा बनता है NaCl और एक बन जाता है तुम्हारा वाटर, है ना। तो ये इधर पर तुमने देखा वाटर बन के सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हुई जिसमें गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। गैस इवॉल्व होने वाली रिएक्शंस भी क्या है, पर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो सबसे पहले तुमने लिया AgNO3 और उसको रिएक्ट करवाया NaCl। देखो AgNO3 को तुम कैसे, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सिखाता हूँ। इसको डिटरमाइन ऐसे करते हैं, Ag और NO3। Ag के ऊपर चार्ज है तुम्हारा +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। NaCl को तुम लिख सकते हो NaCl, Na के ऊपर चार्ज होता है +1, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। तो इसका पॉजिटिव क्या करेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और क्या बना लेगा AgCl। और इस पहले वाले का अगर तुम देखोगे तुम्हारा जो है इधर पर देखो, और जो आपका NO3 था ना राइट, जो आपका NO3 था वो तुम्हारा कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, वो कंबाइन हो जाएगा तुम्हारा सोडियम पॉजिटिव के साथ। तो इसका जो +1 था वो इसके -1 के साथ कंबाइन करके बना लेगा NaNO3। तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। Ag ने Cl के साथ एक्सचेंज किया और Na ने NO3 के साथ एक्सचेंज किया, इसलिए बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हमेशा एक्सचेंज की वजह से तो नहीं, एक को पीपीटी बनना पड़ता है। AgCl की तुम्हारी वाइट पीपीटी बनी, कैसी वाइट पीपीटी बनी, वाइट पीपीटी बनी, वो बन के अलग हो गया और पानी तुम्हारा NaNO3 वाटर के अंदर ऊपर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में डिसॉल्व हो गया, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं दूसरा क्या है तुम्हारा, ये देखो बच्चों यहाँ पे ये है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तुमने Na2SO4 को BaCl2 के साथ कंबाइन कर दिया तो तुम्हारा बना BaSO4 और NaCl। ये भी तुम्हारा क्या है, प्रेसिपिटेशन का ही है, ठीक है। गैस इवोल्यूशन का अगर तुम देखिए, ठीक है, ऑल्दो इधर पर ये लिखा नहीं है, ठीक है, मैं इधर पर आपको राइट अप करके बताता हूँ कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल क्या होगा। तुमने एक एग्जाम्पल देख रखा होगा, ठीक है। तुमने लिया Na2CO3 को तुमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो तुम्हारा क्या बनेगा, तो तुम्हारा बनता है NaCl और साथ में तुम्हारा बनता है H2CO3। और ये जो H2CO3 होता है ये वाटर के अंदर जाने के बाद रिलीज़ करता है H2O और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है और CO2 की गैस इवॉल्व होती है। तो इधर पर भी हम कह सकते हैं कि गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये भी एक टाइप की क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पहले आयन का एक्सचेंज हुआ है। तुम्हारा सोडियम जो है क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हुआ और CO3 तुम्हारा H के साथ एक्सचेंज हुआ, इसीलिए ये तुम्हारा क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं की पॉइंट्स क्या है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला गया है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, जनरली वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा, गैस इवॉल्व होगा या वाटर बनेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज
मेटाथेसिस रिएक्शन, इसको मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पर अगर पूछा जाए तो लिख सकते हो। टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद रखना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है, रिएक्शन इन विच इनसॉल्यूबल मासेस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वाटर बनता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक बार बच्चों जल्दी से एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर तुमसे पूछा जाएगा डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन तुमको देनी है, राइट नाउ। अब इसके बाद एक्टिविटी भी दे रखी है, तुमने एक्टिविटी 1.2 परफॉर्म करी थी जिसमें तुमने लिया था लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, उसको तुमने रिएक्ट करवाया था किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ। तो तुम्हारा क्या बना था? एक बना था लेड आयोडाइड PbI2, और एक बना था तुम्हारे पास पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या होगा? तुम्हारा पॉजिटिव वाला तुम्हारे नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, और तुम्हारा उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, और आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि लेड आयोडाइड का येलो PPT फॉर्म होता है। कौन सा PPT फॉर्म होता है? येलो PPT फॉर्म होता है, ठीक है। फिर इसके साथ क्या बच्चों, आगे भी कंप्लीट करते हैं इसको। तो अगला है तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? याद रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ। अगर तुम देख रहे हो कहीं पर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ O2। अगर कहीं पर तुम देख रहे हो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, कहीं तुम देख रहे हो रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, या कहीं पर तुम देख रहे हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है, कहीं पर तुमने देखा होगा बच्चों, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है, कहीं पर तुमने देखा होगा लॉस ऑफ O2, कहीं पर O2 का लॉस हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो, या तुम कहीं पर देख रहे हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या तुमने कहीं पर देखा हो तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ O2 होता हुआ नजर आए, तो वो तुम्हारा है रिडक्शन रिएक्शन। तो आओ इसको समझते हैं तुम्हारी एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो तुम इधर पर देख रहे हो, पहला वाला एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे, यहाँ पर तुम देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर और हाइड्रोजन प्लस कॉपर प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो मैं बोलूँगा कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। वहीं तुम देखोगे तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया है, जुड़ गया है, तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या बोलता है, ये देखो यहाँ पर बोलता है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तुम्हारा लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, एंड बीइंग रिड्यूस, इसीलिए रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, इसलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जिसमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है ना? नाउ, और जहाँ पर ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ओनली रिडक्शन हो रहा हो उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल दे रखा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्साइड इधर जाके कन्वर्ट हो गया जिंक में, मतलब ऑक्सीजन पहले था और ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो तुम बोलोगे रिडक्शन हो गया।
कार्बन जो है आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो भाई ऑक्सीजन का गेन हुआ है, ऑक्सीजन के गेन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है इसलिए दोनों रिएक्शंस क्या है, वैसे दोनों मिला के रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इधर पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देखो बच्चों एक और चीज़ पूछी जाती है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो इसको भी बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, याद रखना बच्चों, जो अब याद रखना, तुम्हारा जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, वो हमेशा तुम्हारे रिएक्टेंट में ही प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट को नहीं देखना होता है। अगर तुमसे मैं पूछूं बताओ किसका रिडक्शन हुआ है, तो तुम बोलोगे सर रिडक्शन हुआ है जिंक ऑक्साइड का। किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब याद रखना जिसका रिडक्शन होता है ना वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो तुम बोलोगे ऑक्सीडेशन हुआ है हमारा कार्बन का, ठीक है। इसलिए कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बन तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दिमाग में रखना, रिडक्शन जिसका हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट, और जो भी होगा वो हमेशा रिएक्टेंट वाला होगा, प्रोडक्ट वाले को नहीं देखते, ठीक है। ये समझ में आ गया हो, ये अगर समझ में आ गया है तो अब इधर से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये बोलता है MnO2 कन्वर्ट हो गया MnCl2 में, तो तुम देखोगे MnO2 कन्वर्ट हुआ MnCl2 में, तो इधर पर किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, MnO2 में से ऑक्सीजन हटा और Cl2 लग गया, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पर तुम देखोगे HCl में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बोला कहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो ये लिखा हुआ था। ऑक्सीडेशन में क्या है, कहीं पर तुम देख रहे हो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, तो तुम बोलोगे MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए MnO2 तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो in a reaction carbon is oxidized to carbon oxide and zinc oxide is reduced to zinc. In the reaction HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. तो वही एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो अब देखो सम अप करके जो मैंने उधर पर छोटे छोटे पॉइंट पे बना दिया था, हम कह सकते हैं कि अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। या एक और चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी बता देता हूँ। या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो वहाँ पर हम बोलते हैं उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर वो तुम्हारा क्या कर रहा है, अगर वो तुम्हारे जो है इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। इधर पे लिखा है इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर तुम्हारा सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, या तुम्हारे हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, या तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उधर पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन हो रहा है मतलब सब्सटेंस उधर पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वही बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। होप तो बच्चों इतना क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आता है कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। ये दो टॉपिक हैं, इसको भी तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जब तुम्हारा मेटल में कोई केमिकल रिएक्शन हो, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो तुम्हारा मेटल है वो क्या हो जाए, मेटल में केमिकल रिएक्शन हो और मेटल तुम्हारा कोरोड हो जाए, क्या हो जाए, कोरोड हो जाए, डिग्रेड हो जाए, कोरोड हो जाए या डिग्रेड हो जाए, तो हम बोलते हैं वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर तुम्हारा कोरोजन हो गया, ठीक है। यहाँ सो बच्चों इस चैप्टर को एक बार समअप करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है इट इज़ द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द केमिकल रिएक्शन। जब तुम्हारे मेटल की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट केमिकल्स के साथ, तो
वो तुम्हारा कन्वर्ट होने लग जाता है अपने ऑक्साइड्स में, अपने हाइड्रो ऑक्साइड्स में और दूसरे कंपाउंड्स में, ठीक है। सम टाइम ये जो कोरोजन होता है वो इतना हार्मफुल होता है, उसकी वजह से तुम्हारा मेटल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पहला दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तुम देख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन में तुम्हारे पास क्लीन आयरन था, फिर ये आयरन जो है एक्सपोज हो गया मॉइस्ट एयर में। मॉइस्ट एयर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई एक ऐसी एयर होनी चाहिए जिसमें तुम्हारा एयर एंड वाटर प्रेजेंट है। फिर वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसके बाहर एक आउटर ब्राउन कलर की कवरिंग डिपॉजिट हो जाएगी, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसको तुम बोलते हो रस्ट। और ये जो रस्ट है, ठीक है, कोरोजन कंटिन्यूज एंड मेटल वीकेंस। जैसे जैसे कोरोजन बढ़ता रहता है आयरन के ऊपर, तुम्हारा मेटल वीकन होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में, जो कि सेपरेट होता रहता है तुम्हारे आयरन की सरफेस में से और तुम्हारे आयरन को डिग्रेड करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आयरन प्लस O2 प्लस XS2O गिव Fe2O3 डॉट XS2O इज द फॉर्मूला ऑफ योर रस्ट, ठीक है। रस्ट की वजह से क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। कोरोजन की वजह से क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं? एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सॉल्ट, एसिड्स, ठीक है। इसके बाद है नेचर ऑफ द मेटल। मेटल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कोरोजन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। कोरोजन की प्रिवेंशन कैसे की जाती है? पेंटिंग क्या कर दी जाती है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर पेंट लगा दिया जाता है। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग कर दी जाती है। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, एक मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर को तुम्हारे आयरन के ऊपर डिपॉजिट करवा दिया जाता है, जिसकी जिंक। कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। तो वो क्या करता है, जिंक पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। अलॉइंग। अलॉइंग में क्या होता है, हम अपने आयरन के अंदर कोई मेटल को होमोजीनियसली मिक्स कर देते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं तुम्हारे मेटल का, जिसकी वजह से मेटल की लॉन्गिटिविटी और उसका कोरोजन की टेंडेंसी कम हो जाती है। मेकिंग अलॉयज लाइक स्टेनलेस स्टील मेक्स मेटल मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कोटिंग द मेटल विद अनदर मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड टिन। तो हम क्या करते हैं, अपने मेटल को क्रोमियम, निकल और टिन के साथ इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन मेटल होता है उसका कोरोजन नहीं हो पाता, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डिड यू नो कोरोजन कॉजेज अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस एवरी ईयर ड्यू टू द डैमेज ऑफ ब्रिजेस, मशीन, व्हीकल, पाइप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो तुमको पता होगा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें ह्यूज लॉस होता है ड्यू टू दिस कोरोजन, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, आयरन गेट रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तुम्हारे और भी सारे एग्जाम्पल हैं। अब इधर पर देखते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है तुम्हारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑयल एंड फैट बिकम स्टेल एंड डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है, कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो ऑयल और फैट से बने हुए थे, तो ऑयल और फैट का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो तुम्हारे एयर में प्रेजेंट होने वाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और उनमें स्मेल आने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। हाउ रेंसिडिटी होती कैसे है, ऑयल एंड फैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो ऑयल और फैट होता है वो तुम्हारे एयर में प्रेजेंट होने वाले एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है, टू फॉर्म परऑक्साइड्स। दीज परऑक्साइड्स ब्रेक डाउन इनटू फॉर्म एल्डिहाइड। ये परऑक्साइड ब्रेक डाउन होते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है और टेस्ट आती है, ठीक है कि नहीं है। तो एक डायग्राम है यहाँ पर, तुम देख सकते हो, ऑयल और फैट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, परऑक्साइड्स बनाए, परऑक्साइड्स का ब्रेक डाउन हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाया, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑयल और फैट रेंसिड हो गया। फैक्टर क्या क्या होते हैं रेंसिडिटी के लिए, ठीक है, जब तुम्हारा फूड आइटम जिसके अंदर ऑयल और फैट है वो तुम्हारे एयर से एक्सपोज हो जाए, हीट, एक्सेसिव लाइट, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, और तुम्हारा क्या होता है, नेचर ऑफ ऑयल एंड फैट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन कैसे करें रेंसिडिटी की, स्टोर ऑयल एंड फैट इन एयर टाइट कंटेनर। अपने ऑयल और फैट वाले फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर के अंदर प्रिवेंट करके रखें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, एयर टाइट करके रखें। रेफ्रिजरेटर कर सकते हो अपने फूड आइटम को, एयर लाइट और हीट से एक्सपोज ना करें, ठीक है, अवॉइड करें। या हम उसमें डाल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BST, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, या विटामिन A, जो कि तुम्हारे एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम देखें, समअप करें, तो कोरोजन डिस्ट्रॉय करता है मेटल को, बट हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
रेंसिडिटी तुम्हारे फूड की क्वालिटी को स्पॉइल करता है, मगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर स्लो केमिकल प्रोसेस, दोनों स्लो केमिकल प्रोसेस है, डैट कैन बी कंट्रोल बाय प्रॉपर केयर एंड स्टोरेज। तो बच्चों इसके साथ हमने जो है ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और इंटेक्स क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है जो पेज नंबर 10 में है, उसको देखो, है ना, है इन द रील। और एंड इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।